So we are going to start with new chapter today. कौन सा चैप्टर है हमारा अगला लिस्ट में? चैप्टर नंबर 6, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. So next chapter that we are going to start from today is mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. By the way, ये मैकेनिकल मतलब आप एक सॉलिड पे फोर्स लगाओगे, जहां पे भी ये मैकेनिकल वर्ड यूज होगा तो समझ लेना कि यहाँ पे फोर्सेस की बात हो रही है. और किस पे फोर्स अप्लाई करने वाले हैं हम लोग? सॉलिड पे. तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन सॉलिड, हाउ डज सॉलिड रिस्पॉन्ड टू दैट फोर्स, टू दैट अप्लाइड फोर्स, उसका हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, विच इज बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. और इसी चैप्टर का पुराने सिलेबस में नाम था इलास्टिसिटी. क्या नाम था? इलास्टिसिटी. तो मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में इलास्टिसिटी का स्टडी करेंगे. तो इसके आगे से ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब यू आर अप्लाइंग फोर्सेस, हाउ डज दैट गिवन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसका स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में. और यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. आपको पता है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? 5. लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे देयर आर ओनली 3, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. और अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो आपका 11th का सिलेबस मोस्टली इट इज फोकस ऑन सॉलिड्स. हम अभी इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी करेंगे. अगले चैप्टर में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी करेंगे. तो बाकी जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर है, लिक्विड्स एंड गैसेस, वो आपको 12th के सिलेबस में जाता है. तो एज यू राइटली सेड कि यहाँ पे वी विल बी स्टडीइंग ओनली सॉलिड्स. So I will start with first, if you know what is the difference between solids, liquids and gases. तो जो 3 states of matter है which exist at normal temperature and pressure. When I say normal temperature and pressure, मतलब not very high, not very low. ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर, ना ज़्यादा हाई प्रेशर, ना ज़्यादा लो प्रेशर. तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उन तीनों में आपको डिफरेंस पता होगा तो ये चैप्टर अच्छे से समझेगा. तो आई विल स्टार्ट बाय फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग these 3 states of matter. तो who will tell me what is the basic difference between solids, liquids and gases? अरे बताओ जरा. Okay, good. In solids, particles मतलब atoms या molecules, because any substance, कोई भी substance ultimately it is made up of atoms और molecules. तो solids में जो atoms या molecules, जिसको हम लोग अभी particle बोलेंगे इसके आगे, they are tightly packed, they have a definite geometric arrangement. वो उसमें मैं आऊँगा. तो होता ऐसा है क्योंकि tightly packed है और definite geometric arrangement है, which I will draw here. Because the distance between the two particles is very small, तो force of attraction is very large. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उस सब्सटेंस के पास एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है. तो इन सॉलिड्स में पार्टिकल मतलब या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स और मॉलिक्यूल को हम जनरली बोलेंगे पार्टिकल इसके आगे से. तो इनसाइड सॉलिड इफ यू सी, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, दे आर टाइटली पैक्ड. तो किसी भी, पहली बात तो किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स में, सक्सेसिव पार्टिकल में डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, उतना ही ये डिस्टेंस है. तो यहाँ पे डेफिनेट अरेंजमेंट भी है. साथ साथ में डिस्टेंसेस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल. और अगर पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस स्मॉल हो तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. इसलिए सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. तो नॉर्मली आप डिफाइन ऐसे करते हो, सॉलिड और सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. लेकिन डेफिनेट शेप एंड साइज को मिला क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड्स के केस में इफ यू सी, लिक्विड के केस में पहली बात तो कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, और ऊपर से जो इनके पार्टिकल्स है इसका डिस्टेंस कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा है. हेंस लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब डेफिनेट साइज, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. तो लिक्विड्स when you move it from one, for example, अगर मैं उसको एक बॉटल में से एक ग्लास में डाल दूं लिक्विड को, तो it will take the shape of glass. So they do not have definite shape, but they have definite volume. 1 लीटर पानी एक बॉटल में था, तो वही 1 लीटर पानी जब मैं दूसरे किसी सब्सटेंस, मतलब दूसरे किसी, you can say
एक ग्लास में डाल दिया तो वो 1 लीटर ही रहेगा. वॉल्यूम इज डेफिनेट बट शेप इज नॉट डेफिनेट. इन केस ऑफ गैसेस द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज. अब क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज तो इन दो गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज. तो यहाँ पे फॉर सॉलिड्स they have definite shape and size. For liquids they have definite size but not shape. And for gases they neither have definite shape and nor definite size. Size मतलब volume. तो because chapter के नाम में ही है, क्या है नाम में? Mechanical properties of solids. तो definitely हमको solids पे ही focus करना है. तो as you rightly said, we know that in a solid atoms or molecules. So we know that. What do we know? We know that in a solid atoms or molecules जिसको इसके आगे हम लोग इन जनरल बोलेंगे particles, have a definite arrangement, have a definite geometric arrangement. You can say कि सॉलिड्स के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका सिमेट्रिक भी बोलने से बेटर यू कैन से देयर इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इनसाइड द सॉलिड. तो जो पार्टिकल्स है दे आर बेसिकली फॉलोइंग सर्टेन ऑर्डर, जिसको तुम पीरियोडिक अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोल सकते हो. तो दे आर अरेंज्ड वेरी सिस्टमैटिकली बिकॉज ऑफ विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है डिस्टेंस कम होने की वजह से. देन अब इसमें से अगर मैं कोई भी एक पार्टिकल की बात करता हूँ, एंड रिमेंबर अब तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनी पार्टिकल, तो कोई भी पार्टिकल की जब बात करोगे यहाँ पे तो उस पर नेट फोर्स होता है 0. क्या होता है? 0. सो एनी पार्टिकल इनसाइड अ सॉलिड हैव एक्सपीरियंसेस हाउ मच फोर्स? 0 फोर्स. सो एनी पार्टिकल inside a solid experiences zero resultant force. और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम. एंड दिस इज कॉल्ड एज विच स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट. दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट. मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर नहीं तो अदरवाइज है इजी, लेकिन बेसिक्स नहीं पता होगा तो तुमको रिस्टोरिंग फोर्स नाम का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी समझेगा नहीं. सो दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज 0. और हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि एनी पार्टिकल इनसाइड दिस सॉलिड एक्सपीरियंसेस 0 रिजल्टेंट फोर्स. तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम स्टेट. तो यू नीड टू रिमेंबर inside the solid you have definite arrangement of particles मतलब atoms and molecules. क्योंकि कोई substance, for example अगर मैं copper का rod ले रहा हूँ तो copper का rod is made up of copper atoms, but you can also have substance which is made up of molecules. तो ये जो dots दिखाए ना मैंने, they can either be molecules or they can be atoms. तो इनको generally क्या बोल देंगे हम लोग? Particles. तो inside a solid we have definite arrangement of particles. The net force, resultant force on any particle is 0. और इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं? याद रखना आप. सो द स्टेट इन विच द नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज 0, द नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज 0 इज नोन एज विच स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट. पक्का? अब इमेजिन अगर मैंने सॉलिड पे, तो वापस मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं. इमेजिन अगर मैं एक सॉलिड पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं. तो इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, तो मेरे पास एक अरेंजमेंट था विच वॉज समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक अरेंजमेंट था. अब इमेजिन मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ. अब एक्सटर्नल फोर्स या तो तुम आउटवर्ड लगा सकते हो जिसको तुम बोलते हो स्ट्रेचिंग फोर्स, या तुम इनवर्ट लगा सकते हो जिसको तुम बोलते हो कंप्रेसिंग फोर्स. अगर मैं स्ट्रेचिंग फोर्स लगाऊंगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है या जो पार्टिकल्स है, इसमें इसका डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा. राइट? तो डिस्टेंस बढ़ेगा. तो व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, तो
हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो अरेंजमेंट है डिस्टर्ब हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टर्ब। और जब ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा तो इस सब्सटेंस के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, ये जो अरेंजमेंट है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और बिकॉज द अरेंजमेंट इज डिस्टर्ब तो मटेरियल के अंदर कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। वो इंटरनल फोर्सेस का काम क्या है, जैसे ही तुमने ये एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया तो वो जो इंटरनल फोर्स है वो पता है क्या करता है, वो इन पार्टिकल्स को अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस लेके जाता है। मतलब अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, अगर एक मेरे पास वायर है उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया तो वायर का लेंथ बढ़ गया। जब वायर का लेंथ बढ़ रहा था तो जो पार्टिकल्स थे उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो क्या होगा, वो जो वायर है इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्यों? क्योंकि जो अंदर पार्टिकल्स थे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो अंदर के पार्टिकल्स में एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा था। जैसे तुमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, वो इंटरनल फोर्स ने क्या किया, पार्टिकल्स को अपनी अपनी जगह पे वापस ले गया। बराबर? गुड। तो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये समझेगा तो आगे समझेगा। सो व्हेन एन external force is applied, then the arrangement of particles inside the solid gets disturbed due to which internal forces are produced। तो ऐसा है, अगर मैं स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दूर जाते हैं, राइट, तो फिर वो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, जाने नहीं देंगे तुझे। व्हेन यू स्ट्रेच द मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर दे डेवलप फोर्सेस इनसाइड द मटेरियल जो होता है टुवर्ड्स ईच अदर। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में मूव होंगे। कब तक मूव होंगे? जब तक वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर नहीं कर लेते। उल्टा भी सोचो, अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया होता तो क्या होता, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आते, और जब एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं। और जैसे तुमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ उसका काम क्या है, वो पार्टिकल्स को वापस से अपनी जगह पे ले जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स इनवर्ड्स है तो इंटरनल फोर्स आउटवर्ड्स है, अगर एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड्स है तो इंटरनल फोर्स इनवर्ड्स है। मतलब अल्टीमेटली इंटरनल फोर्स का काम है अपने अपने पार्टिकल्स को अपनी जगह पे वापस लेके जाना। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। So remember, when an external force is applied, then the arrangement of particles get disturbed, due to which internal forces are produced. This internal force tries to restore the original position of the particles. The original position of the particles, and hence is known as restoring force, and hence is known as, क्या बोलोगे इस फोर्स को, इंटरनल फोर्स को? रिस्टोरिंग फोर्स, एंड हेंस इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ डेवलप हुआ? मटेरियल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। पक्का। और जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स था, एक तो एक्सटर्नल है और हमने अप्लाई किया, तो ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है इसने क्या किया, इसने शेप या फिर साइज को चेंज किया। देखो, बनाना मतलब फॉर्मेशन और बिगाड़ना मतलब डिफॉर्मेशन।
तो जो एक्सटर्नल फोर्स है ये क्या कर रहा है, ये शेप को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, साइज को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स था दिस इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये बेसिकली बॉडी के शेप एंड साइज को डिफॉर्म करता है, चेंज करता है। द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स is known as deforming force, is known as deforming force और external deforming force। गुड। अभी ये कॉन्सेप्ट पे ही पूरा चैप्टर बेस है, तुमको अगर ये दो चीजें अच्छे से समझी है तो तुमको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो वेरी सिंपल है, वेरी क्विकली रिवाइज। ऑफ कोर्स चैप्टर के नाम में ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब हम सॉलिड्स पे फोकस कर रहे हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब तुम सॉलिड पे फोर्सेस लगाओगे तो वो सॉलिड उस फोर्सेस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं सॉलिड को हीट कर रहा होता, मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा होता, तो वो अगला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो व्हेन यू हीट अ सब्सटेंस, हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसको हम स्टडी करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज में। जब तुमको किसी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी स्टडी करना होता है तो देयर आर डिफरेंट वेज। नंबर वन, फोर्स लगा के देखो, तो उसको क्या बोलोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने फोर्स लगा दिया, हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड विल बी स्टडी अंडर विच टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैं उस सब्सटेंस को हीट भी कर सकता था और मैं चेक करता कि वो हीटिंग के बाद क्या हुआ, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो उसको किसमें स्टडी करोगे, थर्मल प्रॉपर्टीज। हम लोग करंट भी पास करके देख सकते हैं एंड वी सी करंट पास हुआ कि नहीं हुआ, तो हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम स्टडी करेंगे आपके चैप्टर नंबर 11 में, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, वो जाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। तो एक ही सब्सटेंस को मैं अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकता हूँ। आई कैन अप्लाई फोर्स, आई कैन इंक्रीज टेम्परेचर, आई कैन पास करंट। तो इस चैप्टर के नाम में ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं होता, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाने के बाद भी समझ में मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है। पूरा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, जहाँ हमें बहुत लोगों की हालत बहुत खराब है। वो हालत इसलिए खराब है, मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा वाईडी ईयर डाउन होते हैं मैकेनिक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि 11th-12th के बेसिक्स नहीं, हम जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब ध्यान नहीं, ये पढ़ रहे तब ध्यान नहीं, इसके ही आगे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उसमें। तो ये तो पता होना चाहिए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाउ डज अ सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस विल बी स्टडीड अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देन हम लोगों को किसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है, सॉलिड्स का। लिक्विड्स का भी करेंगे, गैसेस का भी करेंगे, वो 12th में। अभी 11 में तुमको सिर्फ सॉलिड्स पे फोकस करना है। तो सॉलिड्स पे फोकस करना है तो पहले पता होना चाहिए सॉलिड में एग्जैक्टली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा है। तो इनसाइड अ सॉलिड द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर एंड दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, जिसमें किसी भी दो एडजेसेंट एटम्स का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। पक्का? किसी भी दो एडजेसेंट एटम्स का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है और कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से जो दो एटम्स है, एडजेसेंट एटम्स है, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन। गुड। तो अगर मैंने इस सॉलिड पे फोर्स लगा दिया, लेट अस से स्ट्रेचिंग फोर्स लगा दिया, तो जो एटम्स है दे वर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हाइल दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर दे डेवलप इंटरनल फोर्सेस। तो जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा द सब्सटेंस विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। तो वो इंटरनल फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स को अपने जगह पे वापस लाने का काम कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए उस फोर्स को क्या बोलते हो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने क्या किया, शेप एंड साइज चेंज किया, तो उसको क्या बोलते हो, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हो, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, बराबर। तो ये दो टाइप के फोर्सेस याद रखना आप, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। तो अब we will first introduce the concept of elasticity and plasticity। अब मैंने बोल तो दिया, मैंने ये बोल दिया कि कोई भी सॉलिड हो उस पे जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो वो क्या डेवलप करेगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। और हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे है जिसपे तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो क्या डेवलप करेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक सब्सटेंसेस। और कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसपे हम अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए
तो दे डू नॉट डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस को बोलते हैं प्लास्टिक। और मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ टू अंडरस्टैंड। डू यू हैव अ रबर बैंड, समवन ऑफ यू माइट बी हैविंग, होना चाहिए। अरे फ्रेंडशिप बैंड आप पहन के घूमते हो, देखो इधर फ्रेंडशिप बैंड किसी दिन तो काम में आएगा ना। ये सब चीजें हम फिजिक्स के लिए यूज करते हैं। थैंक यू। तो देखो दिस इज अ सब्सटेंस जिसको बेसिकली तुम नॉर्मल लैंग्वेज में इलास्टिक भी बोलते हो। अब अगर इसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो क्या हुआ, इसका शेप एंड साइज चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो सच अ सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक। मैं डिफाइन तो करने वाला हूँ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body regains its original shape and size after the removal of external deforming force is known as elastic body, and the property is called as elasticity. Then there are other substances, for example, किसी का नुकसान करना पड़ेगा मेरे को, anyways, तो जिसका भी पेन है आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी ये जो सब्सटेंस है इस पे अगर मैं फोर्स लगा दूं, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, देयर इज नो वे इट कैन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज नाउ। तो ये जो बॉडी है ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाएगा। सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक। सच अ सब्सटेंस कॉल्ड एज प्लास्टिक एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। तो पहले हम डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ऑफ अ बॉडी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it regains its original shape and size after removal of external deforming force is known as elasticity. तो प्रॉपर्टी का नाम elasticity है। The property of a body by virtue of which it regains its original shape and size is known as elasticity, and the bodies which possess the property of elasticity are known as elastic bodies, क्या बोलते हैं इसको, elastic bodies। तो एनी सब्सटेंस जिस पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ और रिमूव कर देता हूँ एंड इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, नाउ ऑनवर्ड्स विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक। बराबर, पक्का, गुड। तो जो रबर बैंड्स आप यूज करते हो वो सारे के सारे रबर बैंड्स क्या है, इलास्टिक इन नेचर। जो हेयर बैंड्स आप यूज करते हो ऑल्सो इलास्टिक इन नेचर। जो इरेजर आप यूज करते हो खोड रबर, तो वो भी क्या होते हैं, खोड रबर ही बोलते हैं ना। हम तो स्कूल में वही बोलते थे उसको, खोड रबर। और हमारे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट भी थे। बीइंग अ किड इज ऑलवेज गुड टू हैव सम मिसकॉन्सेप्ट। लोग बोलते थे वो थोड़ा सा दूध लो, उसमें खोड रबर के टुकड़े डालो और उसमें थोड़ा सा पेंसिल का कचरा डालो और उसको फ्रिज में रख दो, वो इरेजर बन जाएगा। बाद में समझ में आया किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। तो आई हैव दिस इरेजर आल्सो हियर। तो दिस इज इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ और छोड़ देता हूँ तो इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। गुड। तो दिस इज इलास्टिक। और हम जो रबर बैंड यूज करते हैं ना, वो रबर बैंड को रबर बैंड सिर्फ इंडिया में बोलते हैं, बाहर ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको रबर बैंड बोलते ही नहीं है, उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू मार्केट, मेरे को पता नहीं था इसको रबर बैंड बोलते हैं। मैं ढूंढता रहा। एक तो वहाँ पे भाषा अलग, मेरे को आती नहीं, उनको मेरी भाषा समझ में नहीं आती। एंड देन फाइनली आई वाज समहाउ एबल टू टेल देम कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं कुछ बांध के रख सकूँ। जैसे ओ यू वांट इलास्टिक, हाँ आई वांट इलास्टिक। तो वो लोग उसको इलास्टिक बोलते हैं, दे डू नॉट कॉल इट एज रबर बैंड। ढूंढते रहो नहीं तो मिलेगा नहीं। तो एनीवेज
तो elasticity is the property by virtue of which a body regains its original shape and size after removal of external deforming force, right? Similarly, there are also bodies which do not regain their original shape and size after removal of external deforming forces. Such bodies are known as plastic bodies and the property is called as plasticity. तो प्लास्टिसिटी भी डिफाइन कर देंगे पहले. लेट अस आल्सो डिफाइन व्हाट इज प्लास्टिसिटी. तो बहुत सिंपल है, सिमिलर लाइंस पे डिफाइन करना है हमको, एकदम सिमिलर सिमिलर, एकदम सेम सेम. तो एकदम सेम सेम ही डिफाइन करेंगे प्लास्टिसिटी को. तो वी विल डिफाइन प्लास्टिसिटी आल्सो. प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डज नॉट रिगेन, it does not regain, the property of a body by virtue of which it does not regain its original shape and size, does not regain its original shape and size after removal of external deforming force is known as plasticity. And the bodies which possess the property of plasticity are known as which bodies? Plastic bodies. The bodies which possess the property of plasticity are known as plastic bodies. रिमेंबर, हम लोग प्लास्टिक, इंडिया में वापस हम लोग प्लास्टिक नाम यूज करते हैं फॉर अ मटेरियल विच इज समथिंग लाइक दैट. वैसे इसका साइंटिफिक नेम प्लास्टिक नहीं है, यू नो. हाँ, पॉलीथीन को तो है ही पॉलीइथिलीन, इसलिए उसको पॉलीथीन बोलते हो. लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. पीवीसी भी होता है. लेकिन इन जनरल साइंटिफिक टर्म्स में प्लास्टिक इज एनी बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. तो उस हिसाब से तो वुड भी प्लास्टिक है, क्योंकि अगर मैंने वुड पे ज्यादा फोर्स लगा दिया और वो टूट गया तो वो वापस से अपना शेप एंड साइज रिगेन करेगा क्या? नहीं. तो प्लास्टिक बॉडीज यहाँ पे हम हर उस बॉडी को बोलेंगे विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. देन अब एज आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर में हमारा फोकस है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे. अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ. इस चैप्टर में हमारा फोकस है ओनली ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. हम प्लास्टिसिटी की बात ही नहीं करने वाले. सिर्फ डेफिनेशन के लिए तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी. आवर फोकस ऑन दिस चैप्टर इज प्योरली ऑन इलास्टिसिटी. इसलिए मैंने पहले बता दिया इस चैप्टर का पुराना नाम क्या था, इलास्टिसिटी. और किसी भी मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए वी नीड सम पैरामीटर. तो टू स्टडी द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस और ऑफ अ मटेरियल और ऑफ अ बॉडी, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. वी डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो किसी भी सब्सटेंस के इलास्टिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमने दो पैरामीटर डिफाइन कर दिए, एक है स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन. तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस. तो थोड़ा सा अभी और लॉजिकली सोचना पड़ेगा. बुक का डेफिनेशन तो क्या, वो डेफिनेशन के फॉर्म में लिख के दे देंगे तुमको. इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब क्या, अभी मैंने बताया आपको, जब मैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ बॉडी पे, अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा फोकस कौन से टाइप के सब्सटेंस पे है, इलास्टिक. और इलास्टिक सब्सटेंसेस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं. रिमेंबर दिस, गुड. तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, सब्सटेंस के अंदर क्या डेवलप हुआ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. लेकिन ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पूरे सब्सटेंस में डेवलप हुआ, पर्टिकुलर एक जगह पे डेवलप नहीं हुआ वो, राइट. तो मुझे अगर ये देखना है कि पर यूनिट एरिया, मैं एग्जांपल समझाता हूँ. मान लो टोटल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इमेजिन इट इज 50 न्यूटन. कितना? 50 न्यूटन, राइट. और ऐसा इमेजिन कर लो इस बॉडी का टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर है. कितना? तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना हो गया? 5 न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर, बस इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो रिमेंबर इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज internal restoring force acting per unit area of the body, अब दिक्कत ये है, रिमेंबर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हमने डिफाइन तो कर दिया इट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनल फोर्स है, तो हम इसको मेजर कर नहीं सकते क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। तो यू कैन नॉट मेजर। लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ही चीज के तीन नाम है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल लगाया तो एक्सटर्नल, क्योंकि हमने अप्लाई किया तो अप्लाइड, और क्योंकि इसने शेप एंड साइज चेंज किया तो डिफॉर्मिंग। तो तीनों मतलब एक ही चीज। पर हमको ये तो पता ही है ना, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। तो हम डेफिनेशन चेंज करके ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो मेजर हो नहीं सकता, वो बॉडी के अंदर है। तो रिमेंबर इन इक्विलिब्रियम, और ऐसा होना भी चाहिए, बताता हूँ क्यों, आई टेल यू व्हाई। ऐसा क्यों होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जितना मैं इस सब्सटेंस पे, ये इलास्टिक मटेरियल है ऑफ कोर्स, जितना मैं इस सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, उतना ही इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। हाउ कैन आई प्रूव, मैंने फोर्स लगा दिया, अभी छोड़ दिया, डज इट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? यस, बराबर ना। कि ऐसा हुआ छोड़ने के बाद वो उल्टे डायरेक्शन में बेंड हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, बराबर ना। इसका मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स था उतना ही क्या है, इंटरनल। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा मतलब सेम नहीं होते, मेरी मान लो इंटरनल फोर्स कम डेवलप हुआ, जैसे इस केस में हुआ, ये पहले पेन क्या था, सीधा था, मैंने क्या लगाया, फोर्स, और मैंने छोड़ दिया, राइट। टू सम एक्सटेंट इसने अपना शेप रिगेन किया, लेकिन एग्जैक्टली रिगेन कर पाया क्या ये? इसका मतलब इसमें इंटरनल फोर्स डेवलप तो हुआ था, लेकिन वो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से कम है। तो रिमेंबर व्हेन यू से कि एक बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन कर रहा है, मतलब तुम ये बोल रहे हो जितना एक्सटर्नल फोर्स था उतना का उतना क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो इन इक्विलिब्रियम अप्लाइड फोर्स is equal in magnitude, is equal only in magnitude, direction wise क्या है वो, opposite, is equal in magnitude but opposite in direction, to that of internal restoring force, therefore hence stress can also be defined as applied force per unit area, तो व्हाट इज स्ट्रेस बाय डेफिनेशन, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। सो देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू, यू कैन से रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और यू कैन से अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, और इन सिंपल टर्म्स F अपॉन ए। अब क्योंकि तुमने स्ट्रेस को बोल दिया इट इज F अपॉन ए, और मैंने आपको हर बार बोला है जब भी तुम एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हो ना, उसी टाइम पे उसके SI यूनिट और डायमेंशन निकाल लो। तो SI यूनिट क्या है, फोर्स किस में मेजर होता है, न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। एंड डायमेंशनली स्ट्रेस के डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे, फोर्स के डायमेंशन अपॉन एरिया के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन क्या है,
m1 l1 t-2 और एरिया क्या है l2, बराबर, करेक्ट। ये ऊपर क्या हो जाएगा l-2, तो ये -2 + 1 इज -1, तो m1 l-1 t-2, पक्का, sure. Do you see that stress is force upon area? Yes. Do you know pressure is also force upon area? Yes. इसका मतलब pressure and stress have same dimensions, मतलब they are similar physical quantities, पक्का, good. Then अगला पैरामीटर जो हमको डिफाइन करना है दैट इज स्ट्रेन। क्या डिफाइन करना है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। बताता हूं इसका मतलब, पहले डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस per unit original dimensions। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। एग्जाम्पल, बड़बड़ बंद, बड़बड़ बिल्कुल बंद। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वायर जैसा कोई मटेरियल है, इफ आई हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेट अस से उसका लेंथ है 10 मीटर्स का, एग्जाम्पल। अब उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, खींच लिया, राइट। तो इमेजिन उसका लेंथ चेंज हो गया, तो मे बी द न्यू लेंथ इज 11 मीटर, बराबर। तो वायर जैसे सब्सटेंस जो वन डायमेंशनल सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं, तुम जरा सीधा बैठो, हाँ ऐसा ऐसा बैठोगे तो नींद ही आएगी, सीधा। वेकअप, इट्स ऑल न्यू डे, ऑलरेडी इट इज सैटरडे, गुड। तो एनीवेज, अगर वायर जैसा कोई वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके पास लेंथ है क्योंकि वो वन डायमेंशनल है। इट डज नॉट हैव एरिया, इट डज नॉट हैव वॉल्यूम, इट हैज लेंथ। तो उस केस में जो मैंने यहाँ बोला, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, वायर जैसे मटेरियल पे जब तुम फोर्स लगाओगे तो उसका क्या चेंज होगा? लेंथ। तो वहां पे क्या बोलोगे? चेंज इन लेंथ। क्या बोलोगे? और पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब क्यों? ओरिजिनल लेंथ। और अगर मेरे पास, इमेजिन मेरे पास एक, मान लो एक स्पीयर है, स्पीयर 3D होता है, उसके बाद वॉल्यूम होता है, और उस पर अगर मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज होगा। तो वहां पे क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। तो वहां पे क्या बोलोगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डिपेंड करता है आपके पास ऑब्जेक्ट 1D है क्या, 2D है क्या, 3D है क्या। अगर 1D है तो आप उसी स्ट्रेन को डिफाइन करोगे। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अगर मेरे पास एक प्लेट जैसा कोई सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस लाइक सरफेस, तो ये एक लाइन है कि ये एरिया है कि ये वॉल्यूम है? ये एरिया है। तो जब तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है? एरिया। तो उस केस में तुम क्या डिफाइन करोगे? चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। अगर मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें तुम फोर्स लगा दिए, तो क्या चेंज होगा? उसका वॉल्यूम। तो उस केस में स्ट्रेन कैसे डिफाइन होगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे जनरल लिखते टाइम क्या बोला? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, बराबर। अल्टीमेटली अगर 1D ऑब्जेक्ट है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो अगर लेंथ अपॉन लेंथ करूंगा तो डायमेंशंस बचेंगे क्या? नहीं। तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं। तो इट इज अ प्योर नंबर। तो सिंस strain is the ratio of two similar quantities, it does not have dimensions, और जिसके पास डायमेंशन नहीं होते उसका यूनिट भी नहीं होता, इट इज अ प्योर नंबर। तो इट इज जस्ट अ नंबर। तो याद रखना आप, पक्का पक्का, श्योर, गुड। अब जैसे तुमको मैंने बताया, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, अगर तुम्हारे पास वायर जैसा एक ऑब्जेक्ट है
जिसके पास सिर्फ लेंथ है, तुमने उस पर फोर्स लगा दिया तो क्या चेंज होने वाला है? लेंथ चेंज होने वाला है, राइट। अगर मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने फोर्स लगा दिया तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट हम स्ट्रेस को 3 टाइप से डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन को भी 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। पहला टाइप का जो स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं टेंसाइल। क्या बोलते हैं? टेंसाइल। टेंसाइल या फिर इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडिनल, राइट। या फिर सम केसेस में इसको हम लोग कंप्रेसिव बोलेंगे, लेकिन कंप्रेसिव बोलने के लिए उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन है। तो टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर ही नाम यूज होता है, वो बताऊंगा मैं इसमें कब। तो पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। हाउ डू यू डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? व्हेन द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स को और एक नाम क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स। सो व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक अ वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है? वायर जैसा है। देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज नोन एज विच स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। बहुत सिंपल डेफिनेशन रखने वाले, वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट। जब एक गिवन फोर्स ने क्या चेंज किया? लेंथ चेंज किया, तो उस केस में जो स्ट्रेस है उसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सो व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, when applied force or deforming force produces change in length, then the stress associated with the force, of course with the force, is known as क्या बोलोगे इसको? is known as टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको? टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो जब एक फोर्स ने लेंथ चेंज किया, तो वो लेंथ चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रेस था, इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और ये चैप्टर पूरा सिंपल ही है, हम एग्जांपल भी बहुत सिंपल रखने वाले हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, आई हैव सम रिजिड सपोर्ट, और इस सपोर्ट पे हमने एक वायर लगा दिया, वायर जिसका ओरिजिनल लेंथ था L, राइट। और अब इस वायर के एक एंड पे मैंने एक लगा दिया ब्लॉक का है वेट, और इसको बोलते हैं लोड। क्या लगा दिया हमने? लोड। इस लोड की वजह से जो वायर था वो क्या हो गया? स्ट्रेच। और वायर स्ट्रेच हो गया, इसका मतलब वायर का लेंथ बढ़ गया। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था? L। लेंथ कितने से बढ़ गया? डेल्टा L इज चेंज इन लेंथ। तो व्हाट इज द न्यू लेंथ? L प्लस डेल्टा L, बराबर। इस वायर का लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास अगर m है, तो इस ब्लॉक का वेट कितना है? mg। तो इस वायर पे फोर्स कितना लगा? mg। अभी याद रखना है, बराबर। हम हाथ से भी फोर्स लगा सकते थे, हम बोलते थे ये क्या कर रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, उसके नीचे लोड लगा रहे हैं, क्यों करना है, हाथ से खींच लो। सही बात है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कितना फोर्स लगा कैलकुलेट कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। इजी वे, उल्टा ये इजी है। इधर ब्लॉक लगा दिया, मुझे पता है ब्लॉक का मास 10 kg है, तो व्हाट इज वेट? 10g। जी की वैल्यू कितनी? 9.8। तो फोर्स कितना? 98। ये उल्टा सिंपल तरीका होता है, हमको सिर्फ ये समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों कर रहे हैं। तो पहले वो समझ लो। मैंने एक वायर लिया, उसको रिजिड सपोर्ट पे बांध दिया, नीचे लगा दिया मैंने ब्लॉक, बराबर। नीचे लगा दिया ब्लॉक का क्या है? वेट क्या करेगा? डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, अप्लाइड फोर्स है ये, बराबर। पक्का श्योर। और उसकी वजह से क्या हुआ? चेंज इन लेंथ।
तो हम लोग चेंज इन लेंथ किससे मेजर कर लेंगे? स्केल से, राइट? ओरिजिनल लेंथ तो पहले से पता था कि आपको ओरिजिनल लेंथ? हाँ बताओ क्या था? एल। कितना है? एल। वेरी गुड। व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ? एल। व्हाट इज न्यू लेंथ? एल प्लस डेल्टा एल। व्हाट इज लोड अप्लाइड? एम जी। और मान लेते हैं कि जो वायर है उसका रेडियस है आर, क्योंकि किसी भी वायर का शेप होता है सिलेंडर जैसा, तो उसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसका रेडियस कितना है? आर। तो थोड़े से हमको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे पहले, तो डिफाइन कर देते हैं। लेट, वो मेरे को गाना चेंज करना पड़ेगा, जाने नहीं देंगे तुझे, सोने नहीं देंगे तुझे, करना पड़ेगा। लेट 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 L be the length of wire, R be the radius of wire, उसके बाद mg be the load applied, और ये जो लोड अप्लाइड है बेसिकली ये लोड अप्लाइड इज नथिंग बट डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। और इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से लेंथ कितना चेंज हुआ? डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। इतना पता होना सफिशिएंट है। सिर्फ और एक पैरामीटर चाहिए, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये जो वायर है इसका शेप कैसा होता है? सिलेंडर। और सिलेंड्रिकल शेप का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? सर्कल। और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लेट ए बी पाई आर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यहाँ तक पक्का? राइट राइट। तो देन 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 therefore by definition tensile stress। अभी मुझे आप बताएंगे, आप how do we define tensile stress? How do we define stress? भूल गए। What is stress? What upon what? Force upon area। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कौन है यहाँ पे? mg। अपॉन क्या करना है? एरिया। तो mg अपॉन एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हो गया आपका डेफिनेशन फॉर्मूला के टर्म्स में, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक वायर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर था, लेंथ l था, उस पर लोड लगा दिया, उस लोड की वजह से क्या हुआ? लेंथ चेंज हुआ। ओरिजिनल लेंथ कितना था? l। न्यू लेंथ कितना है? l प्लस डेल्टा l। तो लेंथ कितना चेंज हुआ? डेल्टा l। हमको क्या डिफाइन करना है? स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्यों? क्योंकि इसने, इस फोर्स ने क्या चेंज किया? लेंथ। तो जब फोर्स लेंथ को चेंज करता है तो जो एसोसिएटेड स्ट्रेस होता है उसको क्या नाम दिया हमने? टेंसाइल। व्हिच इज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? पाई आर स्क्वायर, है ना? अप्लाइड फोर्स इज पाई आर स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स इज mg एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब लास्ट, आज का लास्ट डेफिनेशन, दैट इज बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेन। तो अभी टेंसाइल स्ट्रेन डिफाइन कर लेते हैं। हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेन इन जनरल? इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो बात वही है। स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया था? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन मतलब क्या चेंज हो रहा है? लेंथ। तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of change in length upon original length। so it is defined as the ratio of change in length to that of original length, change of length to that of original length of the wire, of course। तो therefore टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is defined as change in length upon original length। तो हमारे डायग्राम के हिसाब से आप यस, ये डायग्राम देख के बताओ, कोई भी इसमें मत बोलेगा चेंज इन लेंथ कितना है। मैंने बता दिया चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ? एल। तो इट इज व्हाट? डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल। गुड।
और मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जरा देखो, जरा इधर, ये जो लोड है इसने क्या किया, स्ट्रेच तो किया, वेरी गुड। तो फोर्स क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स। तो लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर मेरे पास एक रॉड होता और अगर मैं दोनों साइड से अंदर की तरफ फोर्स लगा देता, तो वहां पे स्ट्रेच होता कि कंप्रेस होता, और उस केस में लेंथ बढ़ता कि कम होता। बस उसी केस में अगर यू हैव फोर्सेस विच आर बेसिकली इनवर्ड्स एंड दे आर कंप्रेसिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब द लेंथ इज डिक्रीजिंग, तो उस केस में स्ट्रेस को तुम क्या नाम देते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस। बाकी सारा थियरी सेम है, पक्का। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।